नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्या। आज के अंक में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इनस्पेस मुख्यालय के उद्घाटन की। बताएंगे कैसे गुड़ उत्पादन उद्योग को बढ़ावा दे रही है CSIR IIP द्वारा विकसित उन्नत गुड़ भट्टी। खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र मुख्यालय का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में नई राहें खोलने का काम करेगा यह उपक्रम। गुड़ उत्पादन के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देगी उन्नत गुड़ भट्टी तकनीक। तेजी से प्रचलित हो रही है CSIR के भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा विकसित पर्यावरण अनुकूल तकनीक। DBT वित्त पोषित शोध द्वारा स्वदेशी तकनीक से किफायती कृत्रिम पैर विकसित। भारतीय परिस्थितियों के अनुसार दिव्यांगजनों को बेहतर सुविधा प्रदान करेगा IIT गुवाहाटी का यह नवाचार। और 75 साल में इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत बनाने वाले नवाचारों की यादगार। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अग्रणी रहे विचारों और नीतियों को किया जा रहा है नमन। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने और विकास की गति तेज करने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इनस्पेस की शुरुआत की गई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के बोपल में इनस्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन हमेशा से विश्व स्तरीय पहचान वाला रहा है। अपनी सफलताओं के साथ साथ इसरो ने विभिन्न देशों को अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए सहयोग कर अपनी प्रतिष्ठा कायम की है। लेकिन तेजी से बढ़ते इस सेक्टर को विस्तारित करने और इसे एक व्यावसायिक रोजगार परक क्षेत्र बनाने के लिए नासा जैसी एजेंसियों ने भी निजी क्षेत्र को स्पेस सेक्टर में जगह दी है। भारत ने भी इसी तर्ज पर अंतरिक्ष उद्योग और इस क्षेत्र में स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए 2020 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस की स्थापना की थी। भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र की ये संस्था इसरो और निजी क्षेत्र के बीच ब्रिज का काम कर रही है। इसी कड़ी में पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के बोपल में बनाए गए इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया और कहा कि 21वीं सदी के आधुनिक भारत की विकास यात्रा में एक और अध्याय जुड़ गया है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री सहित अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुझे गर्व है कि हमारे प्राइवेट इंडस्ट्री के साथियों ने लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट, ग्राउंड सेगमेंट और स्पेस एप्लीकेशन के क्षेत्रों में तेजी से काम शुरू कर दिया है। PSLV रॉकेट के निर्माण के लिए भी भारत के प्राइवेट प्लेयर्स आगे आए हैं। इतना ही नहीं, कई प्राइवेट कंपनियों ने तो अपने खुद के रॉकेट की डिजाइन भी तैयार कर ली है। ये भारत के स्पेस सेक्टर की असीमित संभावनाओं की एक झलक है। उद्घाटन समारोह के मौके पर इन स्पेस और अंतरिक्ष आधारित अनुप्रयोगों और सेवाओं के क्षेत्र में काम कर रही निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच कई समझौता ज्ञापनों का भी आदान प्रदान किया गया। इन स्पेस अपने उद्देश्य के अनुसार अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी उद्योगों के लिए खोल रहा है, जिससे खुद भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में एक नई ऊर्जा आएगी। साथ ही निजी क्षेत्र को मौका मिलने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। भारत के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए इस क्षेत्र में नए रास्ते खुलेंगे। स्पेस के लिए हमारे युवाओं में, खासकर के स्टूडेंट्स में जो क्यूरियोसिटी हो, वो भारत के स्पेस इंडस्ट्री के विकास के लिए बहुत बड़ी ताकत होती है। इसलिए हमारा प्रयास है
कि देश में बनी हजारों अटल टिंकरिंग लैब्स में स्टूडेंट्स को स्पेस से जुड़े विषयों से निरंतर परिचित कराया जाए, उन्हें अपडेट रखा जाए। मैं देश के स्कूलों और कॉलेजों को भी आग्रह करूंगा कि वो अपने विद्यार्थियों को स्पेस से जुड़ी भारतीय संस्थाओं और कंपनियों के बारे में बताएं, उनकी लैब्स की विजिट कराएं। भारत सरकार तेजी से उन क्षेत्रों की नवीन संभावनाओं को उजागर कर रही है जो अब तक सीमित रहे हैं या जिनमें निजी क्षेत्र प्रतिबंधित रहे हैं। हालिया निर्णयों को देखा जाए तो सरकार ने रक्षा उत्पादन, आधुनिक ड्रोन नीति, भूस्थानिक डेटा दिशा निर्देश और आईटी सेक्टर में कारोबार करने की आसानी पैदा की है, जो इन क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ाकर भारतीय युवाओं को नए मौके प्रदान कर रही है। इसी दिशा में भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र भी विस्तारित हो रहा है। ये सभी निर्णय और नीतियां देश में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने में सहायक होंगी। देहरादून स्थित CSIR का भारतीय पेट्रोलियम संस्थान पेट्रोलियम के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान और विकास के साथ साथ लगातार पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का विकास कर रहा है। IIP द्वारा विकसित ऐसी ही एक नवीन तकनीक है उन्नत गुड़ भट्टी। यह कुशल संयंत्र न सिर्फ गुड़ निर्माण जैसे कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है, बल्कि प्रदूषण मानदंडों से जूझ रहे इस व्यवसाय को जारी रखने का पर्यावरण अनुकूल समाधान भी उपलब्ध करा सकता है। एक रिपोर्ट। गुड़ बनाना ग्रामीण भारत के प्रमुख कुटीर उद्योगों में से एक रहा है। देश में उत्पादित गन्ने की 50% उपज गुड़ बनाने के काम आती है, लेकिन पारंपरिक तरीके से गुड़ बनाने में काफी कार्बन उत्सर्जन होता है। सख्त प्रदूषण मानदंडों और घटती उत्पादकता के चलते ये उद्योग संकट से जूझ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और आय के इस स्रोत को बचाए रखने के उद्देश्य से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की देहरादून स्थित प्रयोगशाला भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने एक उन्नत और कुशल गुड़ बनाने का संयंत्र विकसित किया है। CSIR की ग्रामीण विकास गतिविधि के तहत तैयार की गई यह नवीन भट्टी रोजाना की गुड़ उत्पादन क्षमता में 15% तक की बढ़ोतरी कर देती है और इसमें लगभग 25% तक ईंधन की बचत होती है। साथ ही संयंत्र से धुएं का उत्सर्जन भी कम से कम होता है। In this context, we have also developed the PNG burner. इस संदर्भ में हमने PNG बर्नर भी विकसित किए हैं। हमने बेहतर गुड़ भट्टी भी विकसित की है। हमें गर्व है कि हमने इस गुड़ भट्टी को लगभग 52 जगह पूरे भारत में, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में स्थापित किया है और हमने ओडिशा के नवरंगपुर जिले में भी एक गुड़ भट्टी लगाई है। The aspirational district of Nabarangpur in Odisha. आमतौर पर गुड़ बनाने के लिए भूमिगत भट्टियां बनाई जाती हैं, जिन पर बड़े बड़े कड़ाहों में गन्ने का रस उबाला जाता है। ईंधन के तौर पर भी रस निकालने के बाद बचने वाले अपशिष्ट यानी खोई को सुखाकर उसे इस्तेमाल किया जाता है। धुएं को निकालने के लिए मिट्टी और ईंट से चिमनी का निर्माण किया जाता है, लेकिन भूमिगत कच्ची भट्टी और उपयुक्त चिमनी डिजाइन न होने से खोई पूरी तरह नहीं जल पाती और भट्टी से गाढ़ा धुआं निकलता है, जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। CSIR IIP ने लंबे शोध और परीक्षणों के बाद इन कमियों को दूर कर उन्नत भट्टी स्थापित की है। यह भट्टी फायर ब्रिक तथा फायर सीमेंट द्वारा निर्मित की जाती है। भट्टी के धरातल में आंशिक रूप से ईंटों का प्रयोग होता है। फायर ब्रिक का इस्तेमाल होने से भट्टी की आयु बढ़ जाती है। कामगार आराम से बैठकर खोई डाल सकते हैं। गैसों के सहज प्रवाह के लिए गोलाकार चिमनी बनाई जाती है। उपयुक्त ऊंचाई वाली इस चिमनी में गैसों के बहाव का नियंत्रण करने के लिए डैम्पर का उपयोग किया जाता है, जो प्रदूषण को काफी हद तक कम कर देती है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसान तेजी से इस उन्नत भट्टी को अपना रहे हैं। हमने इन गुड़ भट्टियों के डिज़ाइन में कुछ बदलाव किए, जैसे कि इसकी जो जितने भी डायमेंशंस हैं उसको हमने सही किया, ताकि जो है एक निश्चित मात्रा में जो भी
ईंधन जल रहा है उससे जो हीट उत्पन्न हो रही है वो इन कढ़ाओं पे, क्योंकि ये एक अंडरग्राउंड फर्नेस होती है, एक पिट फर्नेस होती है जिसमें कि बड़े बड़े कढ़ाए रखे जाते हैं जिसमें कि गन्ने का रस निकाल कर उसको गर्म किया जाता है। तो इस ईंधन को सही मात्रा में ईंधन डालने और सही मात्रा में उस ईंधन के दहन के लिए जितनी भी हवा की आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक उसका वॉल्यूम निर्धारित किया और उसमें हवा जाने के लिए हमने कुछ प्रोविज़न्स रखें ताकि सही मात्रा में हवा उन भट्टियों को मिल सके। जब से हमारी इन सभी लोगों से मुलाकात हुई उस समय से हमने 4 कढ़ाओं की भट्टी लगाई। 4 कढ़ाओं की भट्टी में हमें ईंधन की खपत भी हुई, फूड ज़्यादा बना, लेबर की खपत हुई, लेबर भी कम लगी। उससे हमें बेनिफिट बहुत हुआ और सभी देखते देखते हमारा कारोबार भी ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। CSIR IIP द्वारा विकसित गुड़ उत्पादन भट्टी ग्रामीण रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। स्थानीय प्रदूषण को कम करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला रही है। इस आधुनिक विकास ने गन्ना किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने में भी मदद की है। संस्थान द्वारा अब तक 50 से अधिक उन्नत भट्टियां स्थापित की जा चुकी हैं। इस तकनीक द्वारा गुड़ निर्माण को संभावित स्टार्टअप के रूप में भी लागू किया जा सकता है। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान के तहत शोधकर्ताओं ने उन्नत सुविधाओं के साथ स्वदेशी तकनीक से किफायती कृत्रिम पैर विकसित किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी द्वारा विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के सहयोग से विकसित यह पैर भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है और दिव्यांगजनों को ज्यादा बेहतर तरह से चलने फिरने की सुविधा प्रदान करता है। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। भारतीय परिस्थितियों और जीवन शैली के अनुसार कृत्रिम अंगों का विकास करना एक बड़ी चुनौती है। आमतौर पर दिव्यांगों की दिनचर्या के लिए अलग से बुनियादी सुविधाओं की कमी है। ऐसे में यहाँ अत्यधिक कार्यात्मक गतिशीलता के लिए उन्नत सुविधाओं वाले उपकरणों की जरूरत है जो किफायती भी हों और हर आर्थिक स्थिति वाले जरूरतमंद तक पहुंच सकें। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के शोध दल ने इस समस्या का समाधान निकालने का बीड़ा उठाया और विशिष्ट कार्यात्मक सुविधाओं वाले कृत्रिम पैर का विकास किया है। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित इस शोध में गुवाहाटी के आर्मी बेस अस्पताल, जिला सिविल अस्पताल, गुवाहाटी न्यूरोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, उत्तर पूर्वी इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान संस्थान शिलोंग की मदद से स्वदेशी तकनीक से विकसित ये पैर भारतीय आदतों के अनुसार दिव्यांगों को गति करने की सुविधा प्रदान कर सकता है। इस मॉडल के प्रोटोटाइप का अभी परीक्षण किया जा रहा है। एक लंबे शोध के बाद तैयार किए गए इस कृत्रिम पैर के घुटने में एक स्प्रिंग असिस्टेड डीप स्क्वाट तंत्र लगाया गया है। इसकी मदद से दिव्यांगों को इंडियन टॉयलेट में उठने और बैठने में आसानी होती है। इसके अलावा उन्नत नी रोटेशनल मैकेनिज्म पैर पर पैर रखकर बैठने को भी आसान बना देता है। इसके साथ साथ योग या व्यायाम भी आसानी से किया जा सकता है, जो रोगियों के पुनर्वास में काफी उपयोगी होता है। इस पैर में एक लॉकिंग सिस्टम भी रखा गया है जो ऊबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे रास्तों पर चलने में उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करता है। इस पैर को लगाकर थोड़े से प्रशिक्षण के बाद उपयोगकर्ता सीढ़ियां चढ़ने से लेकर किसी भी तरह के कार्य आसानी से कर सकते हैं। इस कृत्रिम अंग को एडजस्टेबल लंबाई वाला रखा गया है, जिसे रोगियों की उम्र या लंबाई के अनुरूप सेट किया जा सकता है। बाजार में कई तरह के महंगे और अत्याधुनिक देसी विदेशी उपकरण उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उत्पाद भारतीय जीवन शैली के अनुसार पूरी तरह सुविधाएं नहीं प्रदान करता। IIT गुवाहाटी द्वारा विकसित इस कृत्रिम पैर के घुटने को भारतीय जीवन शैली को समझकर परिस्थितियों के अनुरूप डिजाइन किया गया है।
भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित ये समाधान देश के दिव्यांग और जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित, सरल और सक्षम गतिशीलता प्रदान करेगा। भारत को आजाद हुए 75 साल हो रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और उन तमाम नायकों, नीतियों को नमन कर रहा है जिन्होंने आजादी से लेकर देश को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है। इसी कड़ी में हम पिछले 75 वर्षों में देश के इनोवेशन इकोसिस्टम को विकसित करने वाले नवाचारों को याद कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। ग्यारह मई 1998 भारतीय इतिहास में एक मील के पत्थर की तरह स्थापित हो गया। इस दिन भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु परीक्षण किए। इसी कड़ी में तीसरे दिन 13 मई को भी 2 और परीक्षण किए गए। इसके साथ ही भारत परमाणु शक्ति रखने वाले देशों की फहरिस्त में शामिल हो गया। इस सीक्रेट मिशन की बागडोर भारत के मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने संभाली थी। हालांकि परमाणु मिशन की नींव होमी जहांगीर भाभा द्वारा डाली गई थी। भारत में रेल नेटवर्क अंग्रेजी शासन के दौरान ही पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंच गया था, लेकिन भारत के अधिकतर तटीय क्षेत्रों को रेल ने नहीं छुआ। पहली बार भारत सरकार द्वारा महाराष्ट्र के रोहा से लेकर कर्नाटक के थोकुर तक रेल लाइन बिछाने का निर्णय लिया गया और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन की स्थापना की गई। 1993 में उडुपी से मंगलुरु तक कोंकण रेलवे का पहला सेक्शन शुरू किया गया और 1998 में रोहा से थोकुर तक पूरे मार्ग का संचालन शुरू कर दिया गया। इस रेल मार्ग ने अरब सागर और पश्चिमी घाट के समानांतर एक नए सफर का अनुभव दे दिया। 738 किलोमीटर लंबा यह रेल मार्ग महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक तक नदियों, पहाड़ों और समुद्र तटों के बीच से गुजरता है। इस मार्ग पर लगभग 2000 पुल और 92 सुरंगें बनाई गई हैं। ये पूरा रेल मार्ग और रेल संचालन आधुनिक इंजीनियरिंग का कमाल है। भारत में पहली इलेक्ट्रिक कार 1993 में निर्मित की गई थी। लव बर्ड नाम के इस वाहन को भारतीय कंपनी एडी करंट कंट्रोल ने जापान की कंपनी के साथ मिलकर विकसित किया था। 2 सीटर लवबर्ड को दिल्ली में आयोजित ऑटो एक्सपो में प्रदर्शित किया गया था। तत्कालीन भारत सरकार ने इस वाहन में काफी रुचि दिखाई। ये कार रिचार्जेबल पोर्टेबल बैटरी पर आधारित थी जो एक चार्ज में 60 किलोमीटर तक चल सकती थी। उस समय इसमें नेविगेशन जैसे आधुनिक फीचर लगाए गए थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा 1992 में HAL ध्रुव की तर्ज पर रुद्र हेलीकॉप्टर परियोजना शुरू की गई। रुद्र HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर का सशस्त्र संस्करण है। ये हेलीकॉप्टर फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड और थर्मल इमेजिंग साइट इंटरफेस, 20 मिलीमीटर बुर्ज बंदूक, 70 मिलीमीटर रॉकेट पॉड, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल से सुसज्जित है। 2007 में बनकर तैयार हुए रुद्र हेलीकॉप्टर को 2012 में भारतीय सेना में शामिल किया गया। 1991 में महज 3 साल की मेहनत से भारतीय वैज्ञानिकों ने स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम बनाकर दुनिया को चौंका दिया। इस विकास के पीछे रोचक कहानी है। सुपर कंप्यूटर बना चुकी अमेरिका की कंपनी ने उस समय भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था। मशहूर भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर विजय P भाटकर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के साथ बैठक की और देश में ही सुपर कंप्यूटर विकसित करने की योजना रखी। सरकार की मंजूरी के साथ ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और डॉक्टर भाटकर के नेतृत्व में CDAC ने महज 3 करोड़ की लागत से 3 साल में सुपर कंप्यूटर परम 800 तैयार कर दिया। आज परम सुपर कंप्यूटर के आधार पर ही सुपर कंप्यूटर्स की एक लंबी श्रृंखला भारत तैयार कर चुका है।
और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आगामी 17 सितंबर को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2022 की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को आयोजित होने वाले इस वार्षिक कार्यक्रम को इस बार आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 75 दिनों तक देश के 75 समुद्री तटों पर सफाई अभियान का रूप दिया गया है। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर के संदेश के साथ जन भागीदारी का यह प्रयास 3 जुलाई से 17 सितंबर तक चलेगा। अभियान का लक्ष्य समुद्री तटों से 1500 टन कचरा हटाना है, जो समुद्री जीवन और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी। पूर्वावलोकन कार्यक्रम में डीजी भारतीय तटरक्षक बल और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य भागीदार भी शामिल रहे। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये अपनी तरह का पहला और सबसे लंबे समय तक चलने वाला तटीय सफाई अभियान होगा, जिसमें सबसे अधिक संख्या में लोग भाग लेंगे। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि तटीय क्षेत्रों के अलावा गैर तटीय क्षेत्रों को भी विभिन्न विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभागों और प्रभागों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस पर स्थानीय लोगों को संदेश प्रसारित करने की योजना बनानी चाहिए। खगोलविदों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने एक बाइनरी सुपरमैसिव ब्लैक होल के एक ऐसे झुंड की खोज की है जो भविष्य में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए एक मजबूत कैंडिडेट हो सकता है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के नैनीताल स्थित संस्थान आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आलोक सी गुप्ता सहित इस अध्ययन में अर्जेंटीना, स्पेन, इटली और अमेरिका के खगोलविदों ने पिछले 4 दशकों के दौरान दुनिया भर में किए गए व्यापक ऑप्टिकल फोटोमेट्रिक अवलोकनों का उपयोग किया। इस दौरान उन्हें गुरुत्वाकर्षण लेंस वाले ब्लेजर AO 0235+164 में एक बाइनरी सुपर विशाल ब्लैक होल सिस्टम का पता चला है। ब्लेजर सुपर मैसिव ब्लैक होल हैं। ये बहुत ज्यादा दूर की आकाश गंगा के केंद्र में गैसों का भरण करते हैं और ब्रह्मांड में सबसे चमकदार तथा ऊर्जावान वस्तुओं में से एक हैं। वैज्ञानिकों ने 8 वर्षों के अंतराल पर पीरियोडिक डबल पीक फ्लेयरिंग घटनाओं को ढूंढा है। इन 2 घटनाओं के बीच की दूरी लगभग 2 वर्ष है। ऐसे 5 पीरियोडिक पैटर्न का पता चला था। अगले पीरियोडिक पैटर्न की पुष्टि करने के लिए होल अर्थ ब्लेजर टेलीस्कोप कंसोर्टियम के तहत एक वैश्विक ऑप्टिकल फोटोमेट्रिक निगरानी अभियान शुरू किया गया है, जिसका नेतृत्व एरीज के डॉक्टर आलोक सी गुप्ता करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने तरल गतिकी में एक नया प्रायोगिक ढांचा विकसित किया है, जो ठोस दानों को एक साधारण तरल में महत्वपूर्ण अनुपात में मिलाकर बनने वाले अव्यवस्थित नरम ठोस पदार्थों में डिफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करता है, जिससे भूस्खलन और भूकंप जैसी विनाशकारी घटनाओं के कारण होने वाली क्षति को कम करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में मदद मिल सकती है। आपने गौर किया होगा कि चावल या गेहूं जैसे अनाज को कंटेनर को हिलाकर बेहतर तरीके से पैक किया जाता है। कंटेनर हिलाने की प्रक्रिया दानों को धीरे धीरे अत्यधिक सघन बना देती है और यहाँ तक कि वो संघनन की एक महत्वपूर्ण डिग्री तक पहुँच जाता है। इस तरह के संघनन अंतर कण घर्षण, कणों के आकार, चिपचिपापन आदि से दानों के बीच पारस्परिक क्रिया के बारे में जानकारी पैदा करते हैं। शोधकर्ताओं ने चावल के दानों के संघनन से प्रेरित होकर एक नया प्रायोगिक ढांचा विकसित किया है, जो तरल गतिकी की अवधारणा को जोड़ता है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक विटामिन डी की कमी डिमेंशिया यानी मनोभ्रंश रोग की तरफ ले जाती है। ये दुनिया में पहला ऐसा अध्ययन है जो मनोभ्रंश और विटामिन डी की कमी के बीच एक सीधा संबंध प्रदर्शित करता है।
मनोभ्रंश एक ऐसी बीमारी है जो याद रखने, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को नुकसान पहुंचाने के साथ संज्ञानात्मक कार्य को कम कर देती है। इसमें अल्जाइमर्स जैसे रोग इसी व्यापक स्थिति का नतीजा है। भले ही इसके लक्षण 65 वर्ष की आयु में ज्यादा नजर आते हों, लेकिन ये बीमारी उम्र बढ़ने का सामान्य संकेत नहीं है। ताजा अध्ययन इस बीमारी को बीच में ही रोकने की एक उम्मीद जगाता है। शोधकर्ताओं ने विटामिन डी, न्यूरो इमेजिंग सुविधाओं और मनोभ्रंश तथा स्ट्रोक के जोखिम के बीच संबंध का अध्ययन किया और पाया कि विटामिन डी के निम्न स्तर लोअर ब्रेन वॉल्यूम और मनोभ्रंश तथा स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम से जुड़े हैं। आनुवंशिक विश्लेषण ने भी विटामिन डी की कमी को मनोभ्रंश के एक कारण की तरह दर्शाया है। अध्ययन के अनुसार लोगों में विटामिन डी को सामान्य स्तर तक लाकर मनोभ्रंश के 17% तक मामलों को रोका जा सकता है। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपनी फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, A50, सेक्टर 62, नोएडा 201309, उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।